ओके, these are run throughs और इसमें मैं across multiple units important चीज़ों को go through करूँगा. So we'll be starting with the most obvious one first, which is orthopedic. ऑर्थोपेडिक, यूरोलॉजी और गायनी, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं. तो जो ऑर्थोपेडिक है, इसमें मैं देखता हूँ ऑर्थोपेडिक का यूजुअली हिप के बारे में पूछा जाता है, बट आपको ओवरव्यू होना चाहिए ऑफ द टॉर्निकेट्स और जो वो होती है कंपार्टमेंट सिंड्रोम. ओके. सो इसको मैं देखता हूँ. टॉर्निकेट्स, तो जो टॉर्निकेट्स हैं, डिवाइसेस ब्लडलेस फील्ड्स के लिए हैं. न्यूमेटिक टॉर्निकेट्स को यूज़ करना होता है और अपर आर्म और थाई में अमूमन यूज़ होते हैं. कफ की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए? 20% ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ अपर आर्म विड्थ होनी चाहिए, या 40% ऑफ द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द थाई. यानी अगर अपर आर्म है तो उसकी विड्थ 20% ग्रेटर होनी चाहिए अपर आर्म के डायमीटर की निस्बतन. और लोअर लिम्ब है, थाई है, तो 40% थाई की जो मैक्स जो विड्थ है उससे 40% ज़्यादा होनी चाहिए विड्थ स्फिग्मोमेनोमीटर कफ की. ठीक है. अपर लिम्ब के जो प्रेशर हैं वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 50 ऐड कर देते हैं. लोअर लिम्ब में आप जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये आपके प्रेशर्स होते हैं जो आपने रखने होते हैं. टॉर्निकेट टाइम 1 आवर पे आपने नोटिफाई कर देना सर्जन को. और याद रखने की ये जो अपर लिम्ब है स्पेशली इसके लिए 1 आवर, क्योंकि उसके बाद आपकी जो स्मॉल फिंगर्स ऑफ द हैंड्स होती हैं और फाइन मूवमेंट है उनके लॉस होने का रिस्क होता है. लोअर लिम्ब के लिए मैक्सिमम 1.5 आवर्स हो सकता है. इसको किसी अच्छी जगह से भी दोबारा गो थ्रू करते हैं.
सारा हिप्पी आ रहा है, टूर्नामेंट पता नहीं कहाँ पे है। All right, tourniquets. टोर्निकेट के जो सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उसकी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से लिंक्ड होते हैं, और जो लोकल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इस्कीमिया डायरेक्ट मैकेनिकल प्रेशर से। सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स जो कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के हैं उसमें कार्डियोवास्कुलर है, और इससे जब हम इन्फ्लेट करते हैं तो जो ब्लड वॉल्यूम है सेंट्रल सर्कुलेशन में ज़्यादा हो जाता है और एसवीआर ज़्यादा हो जाती है, तो सिस्टोलिक प्रेशर और वीनस प्रेशर दोनों बढ़ने लग पड़ते हैं। और 30 से 60 मिनट जब पास होते हैं तो देर इज़ अ ग्रेजुअल राइज इन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। तो शुरू का तो इसलिए कि ब्लड वॉल्यूम सेंट्रल में आ गया, 30 से 60 मिनट बाद आर्टीरियल ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली राइज करना शुरू कर जाता है, और उसकी रीज़न यूजुअली टॉर्निक्वेट पेन होती है जो कि 30 से 60 मिनट्स में सेट इन होने लग पड़ती है। डिफ्लेशन करते हैं तो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम वापस लिम्ब के अंदर जाता है और पोस्ट इस्कीमिक रिएक्टिव हाइपरीमिया आता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि उस लिम्ब में दोबारा जो जहाँ जो इस्कीमिक लिम्ब था उसमें ब्लड फ्लो जाता है, और उसको हम कहते हैं इस्कीमिक रिएक्टिव हाइपरीमिया। कभी कभी आप जब किसी बच्चे का सीपीआर करो, पोस्ट सीपीआर बच्चे को फीवर फील होता है। मैं वैसे बता रहा हूँ अगर रेस्ट में बच्चा गया है, अभी एक शेख ज़ायद में इशू हुआ था, एक बच्चा रेस्ट में गया था और उसके बाद में डेथ भी हो गई है। खैर वो इसकी ROSC हो गई थी, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, बट बहुत ज़्यादा फीवरिश सा लग रहा था। तो डॉक्टर somebody said that it's probably malignant hyperthermia. It wasn't. वो पोस्ट रिएक्टिव हाइपरीमिया था, पोस्ट ROSC हाइपरीमिया था। तो जब इस लिम्ब में भी यही होता है कि जो लिम्ब इस्कीमिक रहा इतनी देर, जब उसमें दोबारा ब्लड फ्लो जनरेट होता है वापस आता है तो उसको कहते हैं पोस्ट रिएक्टिव हाइपरीमिया। सेकेंडली जब डिफ्लेट करते हैं तो जो ढेर सारा लैक्टिक एसिड्स और CO2 और ढेर सारे मेटाबोलाइट्स इकट्ठे हुए थे लिम्ब में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाते हैं। और जब वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल वेजोडाइलेटर और लैक्टिक एसिड भी, तो ये सारे आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को गिराते हैं और सेंट्रल वेनस प्रेशर को गिराते हैं। ठीक है, जब मेटाबोलाइट्स वापस आते हैं। कार्डियक एरिथमियाज भी इस टाइम पे हो सकते हैं। तो ये जो रीपरफ्यूजन इंजरी है इसकी एक प्रोटेक्शन थ्योरेटिकली, बल्कि इवन लिटरेचर इस चीज़ को सजेस्ट कर रही है कि प्रोपोफॉल बेस्ड टीवा जो टेक्निक है वो इसको कम कर सकती है, इसको अटेनुएट कर सकती है। सो दैट्स वन एडवांटेज ऑफ प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन हियर। कार्डियोवास्कुलर के बाद रेस्पिरेटरी है। इन्फ्लेशन का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप डीफ्लेट करते हैं तो आपके वो सारी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म सेंट्रल सर्कुलेशन में वापस रिलीज़ होंगे, जिसकी वजह से CO2 बढ़ जाएगी एंटाइडल। 1 मिनट पे ये पीक कर जाती है और 10 मिनट्स के अंदर अंदर इट कम्स बैक टू नॉर्मल। सो इट टेक्स 10 मिनट्स। लोअर लिम्ब के प्रोसीजर में ज़्यादा CO2 ये जो एंटाइडल है बढ़ती है। और डिफ्लेशन से जो दूसरा काम होता है वो ये होता है कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होती है क्योंकि SVR गिर रही है। और एंटीडल की हम बात कर चुके हुए हैं। अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ करा ऑब्वियसली वो हाइपर वेंटिलेट करेगा, और अगर वो आप मैकेनिकल वेंटिलेशन पे तो आपको एंटीडल ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएगी। इस टाइम आपको थोड़ी देर के लिए मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज़ कर देनी चाहिए ताकि वो वॉश आउट हो जाए मेटाबोलाइट्स। उसके बाद CNS, और अगेन जो एंटाइडल डिफ्लेशन के बाद बढ़ती है उससे ICP भी, सेरेब्रल ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। 2 मिनट के अंदर अंदर इट पीक्स। तो ऐसे पेशेंट जिनका रेज्ड ICP है वो इस टाइम के ऊपर उनका ICP और मज़ीद बढ़ सकता है। फिर हेमेटोलॉजिकल चेंजेस हैं। तो हेमेटोलॉजिकल चेंजेस ये हैं कि इन्फ्लेशन से हाइपर कोआगुलेबिलिटी होती है। यही शुरू में जब आप टॉर्निकेट इन्फ्लेट कर लेते हैं तो हाइपर कोआगुलेबल स्टेट हो जाती है। और
डिफ्लेशन में थ्रोम्बोलाइसिस होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आपने टॉर्निकेट इन्फ्लेट किया है तो उसकी पेन से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन आता है बॉडी में। और ये जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स आ रहा है, कैटेकोलामिन ज़्यादा हो रही है पेन से, इन्फ्लेशन की पेन से, इससे प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है, ठीक है। और दूसरी रीज़न इसी प्लेटलेट एग्रीगेशन की ये भी है कि जो आपने स्मार्ट बैंडेजेस लगाए हैं उससे टिश्यू की कंप्रेशन हो रहा है, तो सिस्टमिक हाइपरकोगुलेबल स्टेट इन्फ्लेशन के वक्त हो जाती है। इसमें लिखा हुआ है कि डिस्पाइट ये कि हाइपरकोगुलेबल स्टेट को इंडोर्स कर रहे हैं, बट डीवीटी का इंसिडेंस फिर भी इंक्रीज़ नहीं करते। उसके बाद जब डिफ्लेशन होती है तो रिड्यूस्ड कोगुलेशन हो जाती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि जो टीपीए है, टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर, ये रिलीज़ हो जाता है इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब आप यूड आस्क के वेयर डिड इट कम फ्रॉम? तो जब आपने इन्फ्लेशन की है टॉर्निकेट की, तो वो जो लिम्ब जो स्कीमिक हो गया है, उस लिम्ब को नहीं पता कि उसकी ब्लड सप्लाई कम क्यों आ रही है, तो वहाँ पे टीपीए रिलीज़ हो जाते हैं। इसलिए लोकली कि शायद कोई क्लॉट पड़ा जिसकी वजह से हमें सर्कुलेशन नहीं मिल पा रही, तो टीपीए रिलीज़ हो जाते हैं। उनका फ़ायदा कोई नहीं होता, वो एक जस्ट एक रिस्पॉन्स आ रहा है रिएक्टिवली। अब होता क्या है कि जब आप डिफ्लेट करते हैं तो यही टीपीए सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके थोड़ी देर के लिए इंक्रीज थ्रोम्बोलाइसिस इफेक्ट कॉज करते हैं। तो इससे सिस्टमिक फाइब्रिनोलाइसिस होती है। इससे पोस्ट टॉर्निकेट ब्लीडिंग भी हो सकती है। और इन्फ्लेशन से कोर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और क्योंकि वो अफेक्टेड लिम्ब से अब हीट लॉस नहीं हो रही, और डिफ्लेशन करें तो कोर टेम्परेचर फॉल कर जाता है, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हीट इनटू दैट लिम्ब। मेटाबॉलिज्म में ये है कि 1 to 2 आवर्स डिफ्लेशन के बाद प्लाज्मा, पोटेशियम और लैक्टेट बढ़ जाता है। थोड़ी देर के लिए आर्टीरियल पीएच कम हो जाती है, क्योंकि वो सारे मेटाबोलाइट्स सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गए हैं, और ये सारे सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स हैं। इसके बाद आपके आ जाते हैं डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स। जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स हैं, लोकल इफ़ेक्ट्स, उसमें नर्व और मसल है। तो अपने मसल में याद रखना है कि मसल्स में भी हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया होता है। जब आप इन्फ्लेट कर लेते हैं प्रोग्रेसिवली वो वर्सन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर 2 आवर्स से ज़्यादा का टॉर्निकेट इन्फ्लेटेड होगा तो उससे माइक्रोवास्कुलर इंजरीज होंगी। और ये जो माइक्रोवास्कुलर इंजरी होगी, इसमें आपका जो पेशेंट का लिम्ब है वो पेल और सॉलन लिम्ब हो, पेन, सॉलन एंड स्टिफ। इसमें ये वीकनेस होगी, पैरालिसिस नहीं होगा लेकिन वीकनेस होगी। इसको पोस्ट टॉर्निकेट सिंड्रोम कहते हैं, और इट कैन लास्ट अप टू 6 months। इट कैन लास्ट अप टू 1 to 6 weeks। जो ये माइक्रोवास्कुलर इंजरी है उसकी वजह से। तो 2 आवर्स से ज़्यादा का हो तो ये पोस्ट टॉर्निकेट सिंड्रोम डेवलप हो सकती है। वीक, सॉलन, स्टिफ एंड पेल लिम्ब। और इसमें पैरालिसिस नहीं होता बट वीकनेस होती है। इंटरस्टिशियल और इंट्रासेलुलर एडिमा जो होता है इसमें डेवलप हुआ होता है एक्चुअली, ड्यू टू माइक्रोवास्कुलर इंजरी। जो नर्व्स हैं, नर्व के ऊपर दूसरे इफेक्ट्स आते हैं लोकल, एक मसल पे आगे दूसरे नर्व पे। तो पहला ब्लॉक कंडक्शन ब्लॉक होता है जो 15 से 45 मिनट्स में सेट इन होता है। और ये जितने मर्जी आपके प्रेशर्स हों, ये डेवलप एक ही रेट से होगा। ये नहीं है कि आपका अगर 150 से 300 और 300 से 450 प्रेशर है तो ज़्यादा जल्दी जल्दी ये कंडक्शन ब्लॉक रीच होगा, नहीं। ये 50 डेज की टाइम एक कांस्टेंट टाइमिंग थी। लेकिन एक जो सेकंड पर जो 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 नर्व के ऊपर ब्लॉक आता है वो उसको कहते हैं टॉर्निकेट पैरालिसिस। वो तब आता है अगर 2 आवर्स से ऊपर आपका टॉर्निकेट इन्फ्लेट हो गया, और इससे परमानेंट चेंजेस आ जाती हैं। परमानेंट नहीं आती, इससे एक मोर लॉन्गर लास्टिंग चेंजेस आती हैं, मॉर्फोलॉजिकल। और वो ज़्यादा उसमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इफेक्ट होते हैं। और उसमें होता क्या है कि जो नोड्स ऑफ रैनवियर हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, और इसमें पेशेंट को इसको हम कहते हैं टॉर्निकेट पैरालिसिस।
तो जो ये वाला ब्लॉक है जिसमें पैरालिसिस भी हो जाएगा, ये अप टू 6 मंथ्स तक लास्ट कर सकता है। ठीक है, ये है जब बहुत लंबा ड्यूरेशन टॉर्निकेट का, लाइक 2 आवर्स से ज़्यादा का हो। नेक्स्ट आप हमारी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, उससे पहले कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ लेते हैं। तो पेशेंट्स विद एवी फिस्टुला, उसके बाद सीवियर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, सिकल सेल, सीवियर क्रश इंजरीज, diabetic neuropathy and patient with history of DVT and pulmonary embolism। So ये एब्सोलूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं, रिलेटिव हैं, क्योंकि एब्सोलूट तो इतनी कोई खास है नहीं, सारी रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। अब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो मसल्स में रैप्डोमायोलाइसिस हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, और पोस्ट टॉर्निकेट सिंड्रोम हो सकता है। पोस्ट टॉर्निकेट सिंड्रोम के बारे में हम बात कर चुके हैं बतारिस, और उसमें माइक्रोवैस्कुलर इंजरी होती है और पेल स्वॉलन स्टिफ लिम्ब होता है। इसमें पैरालिसिस नहीं होता है बट वीकनेस होती है, और पेशेंट को नमनेस सी फील भी होती है साथ लिम्ब में विद वीकनेस। नर्व इंजरीज सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल इंजरीज हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन रेडियल नर्व इन्वॉल्व होती है, फिर अल्नर और मीडियन होती है अपर लिम्ब में, और नीचे आपकी शियाटिक नर्व होती है। जो इस मार्च बैंडेज है उससे लाइकलीहुड इंक्रीज़ हो जाता है नर्व इंजरीज़ का, और most of these complaints resolved by 6 months, जो नर्व से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल इंजरीज की कंप्लेंट्स हैं। स्किन इंजरीज अगेन कि जो आपका वो जगह वहाँ पे फ्रिक्शन बर्न्स हो सकते हैं जहाँ पे इन्फ्लेट किया हुआ है आपने, और वो तब होते हैं जब आपका टॉर्निकेट लगा और आपका वो मूव हो जाए। अब इतना हाई इन्फ्लेटेड प्रेशर के साथ लिम्ब के ऊपर लगा है, तो अगर वो मूव होगा उसी प्रेशर में तो उससे फ्रिक्शन बर्न्स हो जाएंगे। केमिकल बर्न भी हो सकते हैं, और अगर आपके ये जो अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशंस हैं स्किन प्रिपरेशंस के, ये सीप कर जाए इनटू द टॉर्निकेट अंदर, तो उससे डेफिनेटिवली केमिकल बर्न, जो इतना हाई प्रेशर ऊपर क्रिएट होता है उसके अंदर अगर सीप कर जाए कोई भी अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन, तो उससे बड़े बुरे केमिकल बर्न हो सकते हैं। उसके बाद आपकी वैस्कुलर इंजरीज हो सकती हैं। तो उसमें ये होता है कि आपका जो टॉर्निकेट है वो, उसका प्रेशर है इतना मैकेनिकल ऊपर, उससे एथ्रोमेटस जो प्लाक्स हैं वो आगे they can be pushed, or embolism can be caused by the application of tourniquet। और ये जो एम्बोलाइज एथ्रोमेटस प्लाक हैं ये कैन बी कैटास्ट्रॉफिक, अगर ये रप्चर हो जाएगा तो फिर उधर थ्रोम्बस बन जाएगा फ़ौरन, और उससे इनफैक्ट लिम्ब की एम्पुटेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इतना ज़्यादा इस्कीमिया हो सकता है। फिर इंट्राऑपरेटिव ब्लीडिंग अगर वो सही तरह फिट नहीं है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कभी हो सकता है। इट्स नॉट दैट कॉमन पल्मोनरी एम्बोलिज्म बट इट कैन स्टिल अकर। मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस, ओके आगे इसमें सेफ्टी की बात है, दैट फिनिशेस आवर टॉर्निकेट।